अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज हमने लेक्चर नंबर 4 पढ़ना है। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी थोड़े ज़्यादा समझने वाले हैं, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। बेटा एक्चुअली जो हमारे टॉपिक का मेन नाम है, यानी जो हमारी बुक में मेन जो हेडिंग है उसका नाम है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है अभी हम वो समझेंगे। देन इस टॉपिक के अंदर इस मेन हेडिंग के अंदर फर्दर 2 सब हेडिंग्स है, एक हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, एक आयनाइजेशन एनर्जी है, और उस आयनाइजेशन एनर्जी के फर्दर अलग से 2 सब पार्ट्स हैं, मतलब उसको हम जो है वो अलग अलग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा बेसिक जो टॉपिक है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे होगा। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा इस जो वर्ड ये जो हमें हेडिंग दी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसका मतलब क्या है। बेटा यहाँ पे मतलब ये है कि हमारे पास एक टर्म है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती क्या है, जरा हम इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द शेल्स, अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन शेल्स के अंदर। ठीक है, तो आपको कहा जाए कि ये आपके पास एक एटम है, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, आप उस 10 इलेक्ट्रॉन को उस एटम के शेल्स के अंदर अरेंज कर दो। अब आपने बेसिक 9th क्लास में पढ़ी हुई है आपको कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब ये पहले शेल में 2 क्यों आए हैं और दूसरे शेल में 8 क्यों आए हैं? अच्छा, पहले में 5 क्यों नहीं आए, 10 क्यों नहीं आए? अगर दूसरे में 8 है तो 8 ही क्यों है, 6 क्यों नहीं होते, 15 क्यों नहीं आ सकते? तो ये जो क्वेश्चन है ना कि अगर पहले में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में हमारे पास 18 हैं, चौथे में हमारे पास 32 हैं, तो ये जो 8, 18, 32 ये जो इलेक्ट्रॉन स्पेसिफाई कर दिए गए कि इस शेल में इतने ही इलेक्ट्रॉन्स आने हैं, आप इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मैंने जस्ट आपको शेल्स तक का बताया, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा अंदर तक जा पड़ा तो शेल्स के अंदर इतने इतने सब शेल्स हैं, और फिर हर सब शेल के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हो। आप कभी भी पी सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। आप पी सब शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड, आप उसके अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। ये सारा आपने चैप्टर नंबर 2 जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें आपने डिटेल में पढ़ना है क्वांटम नंबर्स के अंदर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मसला ये है कि ये जो शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग करते हैं, जो हमने 9th में पढ़ी है एंड देन अभी हम फर्स्ट में पढ़े हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का हमारे पास क्या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, हम किस तरह इसको बाय एक्सपेरिमेंट प्रूव कर सकते हैं। देखिए हर वो चीज़ जो जस्ट बाय थ्योरेटिकली आपके सामने प्रेजेंट की जाए, जिसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, किसी एक्सपेरिमेंट ने इसको प्रूव नहीं किया, तो हम उसको इतना एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जो भी काम करो उसका एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, उसके प्रॉपर रिजल्ट्स आएँ, जिससे पता चले कि जो हम एक बात कह रहे हैं क्या वाकई ठीक है कि पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 ही आते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पर क्या एक्सपेरिमेंटली हम इसको एविडेंस दे के प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे टॉपिक का मतलब है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब इसको बेसिकली डिस्कस किया था बोहर एटॉमिक मॉडल ने, बोहर्स मॉडल। बोहर ने अब जो अपना एटम का मॉडल दिया था, बोहर ने फर्स्ट टाइम शेल्स ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कशन की थी, तो उसने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया था वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्वेश्चन नहीं आता है, मैंने अभी आपसे कहा था इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट का, इस बोहर मॉडल का क्या एविडेंस है, इसको हम एक्सपेरिमेंटली 2 टॉपिक्स में प्रूव करेंगे। पहला हमारे पास जो बेटा आज का टॉपिक भी होगा हमारा, पहला जो हमारा एविडेंस है दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। दूसरा हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब हम इस आयनाइजेशन एनर्जी को यूज़ करते हुए एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे कि वाकई एटम्स के अंदर शेल्स होते हैं और वाकई ही हर शेल के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, आप उससे ज़्यादा उसमें जो है ऐड नहीं कर सकते। तो बेटा ये हमारे पास हो गया टॉपिक का इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं असल में जो आज हमारा बेसिक जो आज हमारा लेक्चर है दैट इज अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हमारे इस एविडेंस के 2 टॉपिक्स है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम एंड आयनाइजेशन एनर्जी। उसके अंदर पहला वाला भी हम स्टार्ट करें वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, तो इस एटॉमिक स्पेक्ट्रम के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पहले ऑलरेडी मेंशन की, क्योंकि टॉपिक थोड़ा इस तरह का समझने वाला ज़्यादा है, तो आप इसको बेसिक से अच्छे से समझना है। तो बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास 2 वर्ड्स है, एक मतलब है एटॉमिक, मतलब एटम की बात करें, स्पेक्ट्रम यानी स्पेक्ट्रम का मतलब स्पेक्ट्रम होता है, मैं अभी आपको डिटेल में समझाती हूँ। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम यानी स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। अब ये है क्या, स्पेक्ट्रम असल में क्या होता है बेटा, स्पेक्ट्रम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। स्पेक्ट्रम क्या होता है हमारे पास, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जाहिर करना। ठीक है, ग्राफिकल कहते हैं किसी भी चीज को एक ग्राफ की फॉर्म में जाहिर कर दो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, किसी भी एटम के। अच्छा, एटम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, असल में ये एटम्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं शेल्स, उनके अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उस पर अभी मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एमिशन, एब्जॉर्प्शन डिटेल पढ़ेंगे ना आगे। तो बस आप इतना याद है कि जब भी हम किसी एटम के ऊपर
एक्सपेरिमेंट करें और उस एटम से निकलने वाली जो एनर्जी की रेज है उसको हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रम का। मैं एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ, किसी भी एटम से इमिट या एब्जॉर्ब होने वाले जो रेडिएशंस हैं उन रेडिएशंस की अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएं एंड दैट रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो आपको दिखा रही है, उसको हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। तो बेटा ये जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करती जाऊँगी। हमारे पास असल में स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक हमारे पास होता है, ये मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम। असल में जो आपका पुराना सिलेबस था फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर दो तरह के स्पेक्ट्रम मेंशन्ड थे, एक था कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, एक लाइन स्पेक्ट्रम। अब जो आपकी फर्स्ट ईयर की न्यू बुक है इसके अंदर उन्होंने जस्ट कॉन्टिन्यूस और लाइन को तो टोटली इग्नोर कर दिया, डिस्कस नहीं किया है और एटॉमिक स्पेक्ट्रम का भी इतनी डिस्कशन नहीं की, डायरेक्ट ही स्पेक्ट्रम का टॉपिक बता पढ़ा दिया, एटॉमिक एमिशन एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से क्लियर करवा रही हूँ। हमारे पास दो तरह का स्पेक्ट्रम होता है, एक होता है कॉन्टिन्यूस और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब मैं दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी बताती हूँ। बेटा जैसे आपने रेनबो को देखा कभी, तो रेनबो का एक कलर जो होता है, ये दूसरा कलर, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मर्ज होते हैं। आप कभी किसी रेनबो को देखो तो आप ये नहीं कह सकते कि ये इसका रेड कलर है, ये इसका ऑरेंज कलर है, ये इसका जो है वो ग्रीन कलर है, वो आपको अलग अलग नजर आता है लेकिन उनकी जो बाउंड्रीज आपस में मर्ज हुई होती है। तो ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें कोई आपको डिस्टिंक्ट लाइंस अलग अलग नजर नहीं आते। अगर आप कलर्स की बात करें जिसमें आपको अलग अलग कलर्स नजर नहीं आते, आपको नजर आएगा एक कलर है वो थोड़ा सा ग्ले मिक्स हुआ है, वो थोड़ा सा ग्ले मिक्स हुआ है। तो रेनबो भी अगर आप लोग देखो तो वो जो रेनबो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की ही एग्जाम्पल है। बेटा दूसरा हमारे पास आता है लाइन स्पेक्ट्रम। मैं अगेन आपके सामने डायग्राम से ड्रा करती हूँ और मैं कहती हूँ इस डायग्राम के अंदर हमारे पास अलग अलग लाइन्स हैं। अब इस स्पेक्ट्रम के अंदर अलग अलग जो लाइंस हैं, डिस्टिंक्ट लाइंस है, ये इस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम और ये इसी के दूसरा नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो जब हम कोई स्पेक्ट्रम बनाते हैं किसी एटम के ऊपर तो उस स्पेक्ट्रम को हम नाम देते हैं लाइन स्पेक्ट्रम का। क्लियर? तो बेटा यहाँ पे हमने बात कर ली कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम का जस्ट इंट्रोडक्शन। अब हम अपना जो है वो बेसिक स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो बेटा इसको आपने ज़्यादा ध्यान से समझना है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। चलिए हम इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं, देन मैं आपको कुछ की कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी। बेटा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर हमने क्या करना है, हमने एक गैशियस फॉर्म में एलिमेंट लेनी है। हमने क्या लेना है, गैशियस फॉर्म में एलिमेंट लेनी है, गैशियस फॉर्म में एलिमेंट लेनी है, ठीक है। बेटा हमें इस गैशियस फॉर्म में एलिमेंट्स में से दो काम कर सकते हैं। या तो आप इसको हाई टेम्परेचर दो, या आप इसको क्या दोगे, हाई टेम्परेचर पहला, या आप इसको क्या दे सकते हो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इन दोनों केसेस में क्या किया है आपने, उस गैशियस फॉर्म ऑफ एलिमेंट को, यानी जिसमें एटॉमिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट है, आपने उसके अलग अलग एटम्स को क्या दिया है, या तो हाई टेम्परेचर दिया है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया है, मतलब आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड किया। आपने क्या प्रोवाइड किया, उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड किया। अब यहाँ पे क्या होगा, हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा वो गैशियस फॉर्म ऑफ एलिमेंट में ये हमारे पास यूँ करके एक एटम था, यूँ एक एटम था, ठीक है बेटा, ये इस तरह, ये एटम के अंदर प्रेजेंट थे इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा जब मैंने इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया, ये हाई टेम्परेचर दिया, तो एनर्जी मिली इन इलेक्ट्रॉन्स को। अब आपको पता है, हमने बहुत एटॉमिक मॉडल में बड़े अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है तो एनर्जी यहाँ, यानी यहाँ पे एनर्जी दी जा रही है, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी हाई। तो हाई जितनी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन उतना जो है वो बाहर वाले शेल या बाहर वाले ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा लो से हाई, तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके आ गया हाई शेल में। तो असल में यहाँ पे हुआ है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या होगा, अब वंस ये एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, अब ये इसकी हाई एनर्जी और ये अनस्टेबल हो गई, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए वापस जब ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा, बेटा जब ये वापस हाई एनर्जी किस में आएगा, लो एनर्जी में, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ये एब्जॉर्ब करके लो से हाई गया था वो वही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। बेटा वही क्या करेगा, रिलीज करेगा। पहले इसने की थी एब्जॉर्ब, जो हमने इसको हाई टेम्परेचर या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से दी थी, अब वही अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने क्या की, रिलीज की। तो बेटा एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जब वो डी एक्साइट हुआ है, वो हाई से लोअर में आया है, तो हाई एनर्जी से जब लो में आएगा, बाहर से जब वो अंदर वाले शेल में आएगा, तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी से क्या की, रिलीज की। बेटा मैंने आपसे पिछले लेक्चर में भी अपने डिस्कस किया था मोजले लॉज के अंदर कि एनर्जी की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, एनर्जी की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपके इस टॉपिक के अंदर उन्होंने एनर्जी के बजाय वेवलेंथ का टर्म यूज़ किया। उन्होंने कहा कि जब आपने हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज गैशियस एलिमेंट को प्रोवाइड किया तो इसके अंदर से सर्टेन अमाउंट ऑफ वेवलेंथ की इमिट हुई। वो कैसे हुई मैंने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि पहले हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उसके इलेक्ट्रॉन्स को हाई एनर्जी दी, और जब वो डी एक्साइट हुए अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आए तो उन्होंने एनर्जी को रिलीज किया, एंड दैट एनर्जी इज एक्चुअली द वेवलेंथ दैट इज डिस्कस्ड इन योर बुक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी रिलीज हुई है उसके लिए टर्म यूज किया वेवलेंथ, क्योंकि हर एनर्जी की
हर रे की, हर रेडिएशन की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है, एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया है कि यहाँ से जो रे इमिट हुई है उसकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने आपकी, अब ये डेफिनेशन हमारी कंप्लीट होगी। व्हेन हाई टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज सप्लाइड टू द गैसियस फॉर्म ऑफ एलिमेंट सर्टेन अमाउंट ऑफ वेवलेंथ्स आर इमिटेड, ठीक है। तो बेटा अब ये जो एनर्जी इमिट हुई है, मैंने आपसे ऊपर भी कहा था कि यहाँ से किसी भी एटम से जो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होती है हम उसका ग्राफ बनाते हैं, एंड दैट ग्राफ इज द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, मैंने सिंपल क्या किया, इस रिलीज एनर्जी को एक डिवाइस से गुजारा जिसका नाम है स्पेक्ट्रोमीटर। मैंने जब इसको स्पेक्ट्रोमीटर से गुजारा, स्पेक्ट्रम मीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करेगा, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोमीटर ने इस एनर्जी का हमें एक स्पेक्ट्रम बना के दिखाया, ग्राफ बना के दिखाया, और ये ग्राफ मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी ग्राफ का मतलब मैं आपको समझाऊंगी। तो अभी तक होप्स आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे बना है। अब ये ग्राफ समझाने के लिए मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स का मेंशन किया है, जो मैं पहले आपको वर्बली ऐसे ही बता दूंगी कि मैंने क्या लिखा है। देखिए बेटा, कॉमन सेंस है। अगर किसी जगह पे सर्टेन अमाउंट ऑफ वेवलेंथ निकली है, वेवलेंथ का मतलब है वहां पे एनर्जी निकल रही है, एनर्जी का मतलब है स्पेक्ट्रम के ऊपर कुछ जाके टकरा रहा है, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम के ऊपर दो तरह की चीज होती है, या हमारे पास एक डार्क रीजन होता है या एक लाइट रीजन होता है। तो कॉमन सेंस के जिस जगह पे जाके सर्टेन अमाउंट ऑफ वेवलेंथ टकराई है, वहां पे हमें जो है वो ब्राइट लाइन नजर आएगी, यानी वहां कुछ टकरा रहा है। और जो हमारे पास जहां पे कुछ नहीं टकरा रहा वो जगह हमें डार्क नजर आएगी, डार्क बैकग्राउंड। तो इसलिए इस स्पेक्ट्रम का मैं बोर्ड पे डार्क बैकग्राउंड कैसे आपको समझाती, तो मैंने किस तरह शो किया कि ये जो मैंने आपको ब्लैक लाइंस यूं लगाई हैं, ये सब में सारे समझो कि ये ब्लैक कलर का है, या मैं फिल नहीं किया, समझो ये सारी ब्लैक फिलिंग है, ठीक है। ये हमारे पास एक ब्लैक बैकग्राउंड के साथ एक स्पेक्ट्रम है, और ये जो आपको उसमें रेड कलर नजर आ रहा है बेटा, ये रेड कलर असल में वो कलर्ड लाइंस है, वो वेवलेंथ है, वो एनर्जी है जो जाके इस एटम से रिलीज हुई थोड़े स्पेक्ट्रम में आपको शो की गई है, ठीक है। यानी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेवलेंथ जो है, अच्छा स्पेक्ट्रम के ना पूरे स्पेक्ट्रम के ऊपर यूं यहाँ पे वेवलेंथ्स मेंशन होती हैं, वेवलेंथ्स, ठीक है। तो हर एक लाइन शो कर रही है कि मैं इस वेवलेंथ की एनर्जी में, इस वेवलेंथ की रेडिएशन में, इस वेवलेंथ की रेडिएशन में, इस वेव मतलब डिफरेंट वेव की रेडिएशन। तो जितने ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ, हर इलेक्ट्रॉन ने अलग अलग जो है वो वेवलेंथ्स निकाली, वो सारी वेवलेंथ्स स्पेक्ट्रम के ऊपर आई, और स्पेक्ट्रम के ऊपर आपको डार्क बैकग्राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर, आपको डार्क बैकग्राउंड, मैं यहाँ दोबारा मेंशन करती हूँ, आपको डार्क बैकग्राउंड मिलेगा, डार्क बैकग्राउंड, ठीक है बेटा। और आपको उसके ऊपर ब्राइट लाइन्स मिलेंगी, ब्राइट यानी कलर्ड लाइन्स, कलर्ड, ब्राइट का वर्ड यूज कर लो या लाइट का वर्ड यूज करो, लाइट बैंड्स कह लो या ब्राइट लाइंस कह लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ ऑलरेडी मेंशन की थी, जब भी आपको इस टॉपिक के अंदर मेंशन कोई रे, कोई वेवलेंथ इमिट हुई है कहीं पे, तो स्पेक्ट्रम के ऊपर आपको लाइट बैंड्स नजर आएंगे, लाइट लाइंस नजर आएंगे, और जो उसका बैकग्राउंड होगा वो डार्क होगा। अब ये जो फर्स्ट वाला सीन है वो किस स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा है, तो हमने पढ़ा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है बेटा। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अभी जितना फिलहाल रिक्वायर्ड था मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैंने आपको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन पढ़ाया है, देन हमने इसका कंपेरिजन भी करना है। अब हम आते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, बहुत इजी है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे कोई वेवलेंथ है बेटा, वो एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं। असल में होता क्या है, हमने लेनी है गैसियस एलिमेंट, गैसियस एलिमेंट का मतलब होता है एटॉमिक फॉर्म बेटा। हमने इसके लिए कोल्ड स्टेट हमने इसमें से पास की है लाइट, हमने एक सर्टेन वेवलेंथ, इसमें से एनर्जी, किसमें से लाइट रेज पास की हैं इस गैसियस एलिमेंट में से, जो कि कोल्ड एंड सॉलिड स्टेट में थी। तो इस गैसियस एलिमेंट के एटम्स ने क्या किया, वो जो लाइट यानी वो जो वेवलेंथ यानी वो जो एनर्जी हमने इसको सप्लाई की, इसने इन एटम जो कि कोल्ड स्टेट में थे, बहुत लो एनर्जी पे थे, उन्होंने उस सर्टेन वेवलेंथ को अपने अंदर क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो मैंने भी आप थोड़ी देर पहले कहा, देखो जब कहीं पे कोई रे, कोई एनर्जी इमिट होगी ना, तो बेटा वहाँ पे सिंपल आपको स्पेक्ट्रम के ऊपर लाइंस नजर आएंगी, ब्राइट लाइंस कि वहाँ पे कुछ टकरा रहा है, और बैकग्राउंड उसका होगा डार्क, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे हुआ है कि आपने एक गैसियस एटम के ऊपर जो है वो लाइट गिराई, नेक्स्ट अगली साइड पे आपको स्पेक्ट्रम मिल रहा है। अब उस लाइट की वजह से जहाँ से वो एब्जॉर्प्शन नहीं हुई, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई नहीं है, जाहिर है वो गुजर के आगे जाएगी, आपको पूरा स्पेक्ट्रम जो है ब्राइट नजर आएगा वाइट बैकग्राउंड के साथ। लेकिन जो वेवलेंथ बीच में इन एटम से जज़ब कर लिया, सिर्फ वही जगह आपको ब्लैक नजर आएगी, यानी उल्टा है। वहां पे आपके पास बैकग्राउंड डार्क था, ब्राइट लाइंस थी, यहाँ पे आपके पास देखें आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सारा मैंने बैकग्राउंड जो है वो सादा बनाएंगे, यहाँ पे ब्राइट बैकग्राउंड है, लाइट बैकग्राउंड है, इसकी जो आपको जो लाइंस हैं वो डार्क है, वो डार्क बैंड्स। अब यहाँ पे हुआ क्या, मैं इसको जरा और अच्छे तरीके से समझाती हूँ। यहाँ पे हुआ कि हमारे पास ये समझे सारी वो गैसियस एटम्स पड़े थे, इसके ऊपर हमने सर्टेन अमाउंट ऑफ वेवलेंथ के हमने यहाँ पे लाइट पास की, तो मतलब डिफरेंट ये लाइट की जो रेज है पास करी इसमें से, ठीक है बेटा।
यहाँ पे आगे उन्होंने स्पेक्ट्रोमीटर लगाया हुआ था, उस स्पेक्ट्रोमीटर में हमें यहाँ पे स्पेक्ट्रम बना दिया। आप यूँ समझ लें कि ये हमारा वो स्पेक्ट्रम है जो मैंने नीचे बनाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो एनर्जी की रेस, जो वेवलेंथ इस गैशियस एटम ने अपने अंदर जज़ब नहीं की, बट आप वो सिंपली जो है वो रेस वो जाके वो स्पेक्ट्रोमीटर पे डिटेक्ट हुई, हमें मिला कि इस पूरे स्पेक्ट्रम के ऊपर वाइट पोर्शन है, वाइट सेक्शन है, यानी ब्राइट है, यानी वहाँ पे कोई रेज है। अब समझे कि फॉर एग्जांपल ये एक खास किस्म की वेवलेंथ थी, जो इसमें एक एटम था, उस एटम को बड़ा कर बाइट दिखाती हूँ। एक एटम था, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन, ये वेवलेंथ इस इलेक्ट्रॉन ने जज़ब कर ली और हाई एनर्जी पे चला गया। मीन्स कि ये वेवलेंथ जो है रास्ते से मिसिंग होगी, तो ये वेवलेंथ जब रास्ते से मिसिंग होगी तो आपको उस पूरे के ऊपर जहाँ पे सारा वाइट पोर्शन नजर आई, सारी लाइट नजर आई थी, आपको वहाँ पे सर्टेन पॉइंट्स पे जो सर्टेन वेवलेंथ जज़ब हुई है, आपको सर्टेन पॉइंट्स पे डार्क लाइन्स नजर आएंगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बनता है, ये हमारे पास बनता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एक है एटॉमिक एमिशन, एक है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। एटॉमिक एमिशन में क्या हुआ था, हमने एक एटम को हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया था, उसने सर्टेन अमाउंट ऑफ वेवलेंथ को इमिट किया और स्पेक्ट्रम के ऊपर आपको नजर आया डार्क जो है वो बैकग्राउंड और वाइट लाइंस। जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपकी जो सर्टेन अमाउंट ऑफ वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब हुई है, एब्जॉर्ब का मतलब है गायब होगी, गायब का मतलब है वो रेज ही वहाँ पे नहीं है, तो स्पेक्ट्रम के ऊपर आपको वो रेज नजर नहीं आएंगी, आपको वो जगह जो है वो ब्लैक नजर आएगी, डार्क लाइंस, और बैकग्राउंड सारा जो है वो वाइट। सारा वाइट इसलिए क्योंकि हमने काफ़ी सारी वेवलेंथ्स फेंकी, सर्टेन वेवलेंथ जो है वो अंदर से जज़ब हुई है, वो पोर्शन डार्क हो, बाकी सारा वेवलेंथ वही की वही है, तो वो सेक्शन आपको मिलेगा ब्राइट। ये पढ़ लिया। तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि हम लास्ट में इनका कंपैरिजन करेंगे। असल में हमने जो चीज़ नोटिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट जो मैं आपको भी यहाँ पे समझाने वाली हूँ, बेटा इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास असल में क्या हुआ, अब दोनों स्पेक्ट्रम पे गौर करो। ये हाइड्रोजन एटम का एमिशन स्पेक्ट्रम है, ये हाइड्रोजन एटम का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। दोनों में क्या चीज़ें कॉमन है, बैकग्राउंड्स को छोड़ो, बाकी ये जो चीज़ मैं लिखी थी जहाँ पे रे एब्जॉर्ब होगी वहाँ पे डार्क लाइंस होगी, यानी इसका कन्वर्स है वो आप लोग समझ जाओगे, वो मैंने आपको अच्छे समझा भी दिया है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास ये हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम है और ये हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इन दोनों स्पेक्ट्रम्स के अंदर एक चीज़ कॉमन है। आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे ब्राइट लाइन शो करी कि कोई वेवलेंथ है, यहाँ पे वेवलेंथ है, यहाँ पे वेवलेंथ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये डार्क लाइन शो कर रही है उसी सेम लोकेशन पे। देखिए जिस लोकेशन मैंने इस स्पेक्ट्रम में ब्राइट लाइन शो किया, मैंने इस स्पेक्ट्रम में उसी जगह पे डार्क लाइन, जैसे मैंने यहाँ पे ब्राइट लाइन, तो यहाँ पे सेम जगह पे मैंने डार्क लाइन शो किया है। मीन्स कि जिस लोकेशन पे कोई एनर्जी जो है वो इमिट हुई थी, उसी लोकेशन में एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्ब। अब यहाँ से हम अपने टॉपिक का कोर कॉन्सेप्ट निकालेंगे। देखें बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है बेटा। मैंने पहले केस में क्या हुआ था, एनर्जी इमिट हुई थी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई से लो पे आया, वो सेकंड शेल से पहले शेल में आया, तो जितनी एनर्जी उसने क्या की थी, इमिट की थी, जिस इमिट से आपको एमिशन स्पेक्ट्रम मिला था, तो एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन मैंने भी रेस कर दिया था, इलेक्ट्रॉन लॉस हाई गया था, क्योंकि उसने वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया था ना, वो लॉस हाई गया। तो वही सेम कि अगर वो थर्ड शेल से या सेकंड शेल से फर्स्ट में निकल, जितनी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट कर रहा है, उतनी ही वो सेकेंड शेल से वापस जब फर्स्ट में जाएगा, सॉरी इसको दोबारा कर लेते हैं, जितनी वो सेकेंड शेल से फर्स्ट में आने के लिए जितनी वो इमिट कर रहा है हायर से लोअर में, उतनी वो लोअर से हाई जाने में क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। बस ये डिफरेंस है। तो इसलिए एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर जो वेवलेंथ, जिस जगह पे, मैं पता नहीं सारी वेवलेंथ की नंबरिंग होती है, जिस जगह पे कोई वेवलेंथ जो है वो बेटा यहाँ पे इमिट हुई है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, उसी जगह पे वो जो वेवलेंथ है वो क्या हुई होगी, एब्जॉर्ब हुई होगी, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हुए इमिट करता है, उतना इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाते हुए क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। यही हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम आपको प्रोवाइड करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक स्पेसिफिक शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और हर शेल की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, जितने वो ऊपर से नीचे आता है एब्जॉर्ब इमिट करेगा, उतनी वो नीचे से ऊपर जाते क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एंड बोथ स्पेक्ट्रम विल शो सेम टाइप ऑफ बैंड्स, जस्ट उनके कलर्स में डिफरेंस आता है, क्योंकि एक में जो है रेडिएशन इमिट हुई है और एक में रेडिएशन क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। एक लास्ट पॉइंट और ये हमारा टॉपिक जो है वो वाइंड अप हो जाएगा, वो ये कि बेटा आपको ना नीचे कुछ उन्होंने, जैसे हाइड्रोजन का इस तरह स्पेक्ट्रम हमने भी देखा, हीलियम का कुछ ये स्पेक्ट्रम है, नियॉन का ये स्पेक्ट्रम है, एंड सोडियम का ये स्पेक्ट्रम है। तो हर एक स्पेक्ट्रम के, हर एक एटम की अपनी अपनी स्पेक्ट्रल लाइन्स है। ये जो लाइन्स आती है ना स्पेक्ट्रम के अंदर, ये जो मैंने लाइन से बनाई हुई है, ये जो लाइन्स है बेटा, इनके लिए टर्म यूज करते हैं स्पेक्ट्रल लाइन्स। तो बेटा हर एक एटम की अपनी यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन्स है, क्योंकि हर एक एटम की अपनी यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, अपने यूनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यूनिक नंबर ऑफ शेल्स हैं, और हर शेल में अलग अलग किस्म के इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब नंबरिंग काउंटिंग में। तो
हर एक का जो स्पेक्ट्रम है वो भी क्या होगा, एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होगा। तो आपने कहना है कि यहाँ पे टर्म है फिंगरप्रिंट फॉर द एवरी एलिमेंट। तो जो स्पेक्ट्रम होता है हर एलिमेंट का यूनिक होता है। तो जैसे हमारे हाथ के फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो कभी भी किसी से मैच नहीं कर सकते, यूनिक होते हैं। हमारा डीएनए ऐसा है कि हमारे जो फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, इसी तरह हर एक एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम है वो यूनिक होता है, वो सिर्फ उसी एलिमेंट का हो सकता है। वैसे स्पेक्ट्रल लाइंस आपको किसी दूसरे एलिमेंट में नहीं मिलेंगी। तो इसके साथ हमारा ये आज का लेक्चर वाइंड अप हो गया। इसमें जो है एक आप क्वेश्चन आ सकता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस कर दो। दूसरा को क्वेश्चन आ सकता है कि एक एलिमेंट के जो स्पेक्ट्रम है वो कैसे, उसका जो है वो फिंगरप्रिंट्स है कैसे यूनिक है। तो उसमें स्पेक्ट्रम में बड़े अच्छे से मेंशन है कि हर एक एलिमेंट के अपने जितने सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने इमिट की, एब्जॉर्ब किए, सारे जो बिहेवियर्स है वो हर एलिमेंट के डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। तो हर एक का अपना स्पेक्ट्रम बनता है, अपनी स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं। तो वो सेकेंड पैराग्राफ। बाकी इस टॉपिक में फर्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये स्पेक्ट्रल लाइन्स जो है एग्जैक्ट क्यों आती हैं, पहले हमने इसको पढ़ा, फिर हमने उसको पढ़ा, और लास्ट में हमने दोनों को कंपैरिजन किया कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने नीचे से ऊपर जाते हुए एब्जॉर्ब की है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, मिशन में उसने वही इमिट किया है। इसलिए स्पेक्ट्रम में सेम लोकेशन के ऊपर एक जगह पे वेवलेंथ आपको दिख रही है और एक जगह से गायब हो गया है। जहाँ पे वेवलेंथ इमिट हुई थी आपको लाइट लाइन नजर आई, जहाँ पे वो गायब हो गई वहाँ पे आपको डार्क लाइन नजर आई। इसके साथ हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो आयनाइजेशन एनर्जी का, वो हम अपने जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।